डेट है आज की 4 जनवरी 2022। पहला टॉपिक है हमारा सेंसस एंड एनपीआर। तो देखिए जो पहला फेज़ है सेंसस, ये एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, तो ये सितंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है। तो जो 2021 वाला जो सेंसस था वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो ये अब धीरे धीरे इसको टालते टालते जो है अब ये कहा जा रहा है कि ये सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि सेंसस के लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखिए पहले तो क्या किया जाता है कि जो जो भी प्रशासनिक यूनिट्स हैं, जो भी प्रशासनिक ऑफिसेज हैं, तो एक तरह से जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज या सब डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, ताल्लुक्स या जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, तो उनकी बाउंड्री लिमिट को फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है। उनकी एक बाउंड्री लिमिट जो है डिसाइड कर दी जाती है। और ये चीज़ सेंसस कंडक्ट करने के 3 महीने पहले जो है ये किया जाता है। ठीक है। एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले जो है ये चीज़ करना चाहिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है वहाँ की, तो उसकी बाउंड्री को जो है एक तरह से फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है। कि इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है या सब डिस्ट्रिक्ट है इसकी बाउंड्री यहाँ तक होगी। अब देखिए, फॉर सेंसस 2021 all the changes between January 1, 2010, that is after the date of freezing of boundaries of census 2011 up to the date of freezing of boundaries for forthcoming exercise presently up to 30th June 2022 are to be considered for finalizing the administrative units। तो देखिए जैसे 2010 1 जनवरी 2010 का में ही बाउंड्री लिमिट जो है सेट कर दिया गया था जब 2011 का सेंसस कंडक्ट किया जा रहा था। तो उसी तरह जो बाउंड्री लिमिट डिसाइड किया गया है वो 30 जून 2022 को जो है वो फिक्स किया जाएगा। ठीक है। तो सितंबर में जो होगा वो हमारा सेंसस कंडक्ट होगा और बाउंड्री जो लाइन डिसाइड किया जाएगा वो 30 जून 2022 को डिसाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए सेंसस हमें इंफॉर्मेशन देता है साइज़ के बारे में, क्या स्टेट की साइज़ है या किस उस एरिया की साइज़ कितनी है। कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, ताल्लुक्स हैं, तो उसकी साइज़। ठीक है। वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक्स और एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है। तो जो कंट्री की जो आबादी है उसके बारे में जो है उस पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि हाँ किस कम्युनिटी से कितने लोग बिलोंग करते हैं, कितनी संख्या है वहाँ रहने वालों की, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग लिटरेट नहीं हैं। ठीक है। देखिए जो पहला सेंसस था वो स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। ठीक है। और इसके हेल्प से जो है नई नई पॉलिसीज़ जो बनाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी सरकारी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते थे टू अपलिफ्ट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिटी। ठीक है। तो सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो है ये सेंसस स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था, ठीक है, तो वो शुरू हुआ 1881 से। ठीक है। और उसके बाद से जो है हर 10 साल पे जो है एक बार सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब बात करें कि सेंसस कंडक्ट कौन करता है। तो देखिए जो सेंसस कंडक्ट करने का जो काम है वो है रजिस्ट्रार जनरल का। ठीक है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। तो मेनली जो रजिस्ट्रार जनरल है और जो सेंसस कमिश्नर हैं इनका ये काम है सेंसस कंडक्ट करने का। अब देखिए अब सेंसस से क्या फ़ायदे होते हैं, तो हमें कई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि वहाँ के डेमोग्राफी के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, और साक्षरता की दर क्या है वो जान सकते हैं। ठीक है। और हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एमिनिटीज़ के बारे में, कितना शहरीकरण है और मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर वहाँ कितनी है, और SC ST की पॉपुलेशन क्या है या जो भी और कम्युनिटीज़ हैं OBC या जनरल उनकी पॉपुलेशन क्या है, और जो लैंग्वेज है कौन कौन सी लैंग्वेज जो है कितने लोग बोलते हैं। ठीक है। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे आप, तो देखिए ऋग्वेदा में उल्लेख मिलता है कि 800 से 600 के BC के आसपास जो है वो एक टाइप का पॉपुलेशन जो सेंसस है वो उस टाइम भी मेंटेन करके रखा जाता था। तो देखिए जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जो कि लिखा गया है करीब 3rd सेंचुरी BC के आसपास, तो उसमें भी प्रिस्क्राइब किया गया ये चीज़ पॉपुलेशन स्टैटिक्स को लेकर के। ठीक है। कि उस समय जो है जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो है सेंसस जो है कंडक्ट किया जाता था। अब देखिए ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मुगल किंग अकबर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आयन अकबरी इंक्लूडेड कॉम्प्रहेंसिव डाटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन। तो देखिए आयन अकबरी में भी जो है हमें पॉपुलेशन के संबंध में जो डाटा वगैरह वो मिलता है, इंडस्ट्री के संबंध में, वेल्थ एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो आयन अकबरी में भी ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंसस से ही रिलेट करती हैं। अब बात करें कि NPR जो है वो कैसे अलग है सेंसस से। NPR यानी जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो कैसे अलग है। देखिए NPR का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक तरह का एक कॉम्प्रहेंसिव जो आइडेंटिटी डाटाबेस है वो सभी जो निवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं कंट्री के,
तो उनका एक डाटाबेस जो है वो बनाया जा सके, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है सभी के लिए, फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर। तो जो भी लोग होंगे सबको एनपीआर में रजिस्टर करना ही करना होगा। उसी तरह देखिए, वाइल सिमिलर डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू सेंसस, और इसी टाइप का सिमिलर डाटा जो है वो सेंसस से कलेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948, देखिए सेक्शन 15 है सेंसस एक्ट 1948 का, ये कहता है कि ऑल इंडिविजुअल लेवल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द सेंसस इज़ कॉन्फिडेंशियल। जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है सेंसस के अंडर में वो कॉन्फिडेंशियल होगा, ठीक है। और कुछ केवल एग्रीगेटेड डाटा ही होंगे जिनको रिलीज़ किया जाएगा एट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, ठीक है। तो इसलिए रिलीज़ किया जाएगा वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे, ताकि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है तो उससे लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। तो इसीलिए ये डाटा का इस्तेमाल भी जो है केवल पॉलिसीज़ लागू करने में या इन चीज़ों में जो है यूज़ किया जा सकता है। देखिए, एनपीआर को फर्स्ट कंपाइल किया गया था 2010 में, और फिर इसको अपडेट किया गया 2015 में, एंड इट इज़ ऑलरेडी हैज़ अ डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट्स, ठीक है। तो इसमें करीब 119 करोड़ रेजिडेंट्स का जो डाटाबेस है वो हमें एनपीआर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बाद में फिर से जब सेंसस कंडक्ट किया जाएगा तो एनपीआर का भी डाटा जो है वो अपडेट किया जाएगा। अब बात करें कि यूजुअल रेजिडेंस किसको बोलेंगे, तो देखिए, यूजुअल रेजिडेंस is defined for the purpose of NPR for a person who has residence in a local area for the past 6 months। तो जो किसी एरिया में पिछले 6 महीने से रह रहा होगा तो उसको इस पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। मोर और ए पर्सन हु इंटेंड्स टू रिजाइड दैट एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और मोर, या मान लीजिए कोई पर्सन है वो वहाँ पे 6 महीने या 6 महीने से अधिक और रहना चाहता है, तो उसको भी एनपीआर में रजिस्टर करना होगा, अपना नाम लिखवाना होगा। अब देखिए, इसका कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो देखते हैं किस चीज़ को लेके। तो देखिए, कुछ अपोजिशन के जो रूलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि अपडेशन ऑफ एनपीआर ड्यू टू इट्स लिंक विद द प्रपोज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो एनआरसी और सीईए को लेकर के पहले भी बहुत जो है प्रदर्शन वगैरह हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल्स फ्रेम्ड इन द ईयर 2003, एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और एनआरसी। तो देखिए, एनपीआर जो होगा वो पहला स्टेप होगा एक नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन बनाने की ओर। ये पहला कदम होगा एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मलाबार नेवल एक्सरसाइज। तो देखिए, मलाबार जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की, जो अदर कंट्रीज़ के साथ कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए, मलाबार स्टार्टिंग में जो है एज ए बाइलेटरल एक्सरसाइज जो है शुरू हुआ था, बाई मीन्स 2 कंट्रीज थी, ठीक है, बाई मीन्स 2 होता है, तो 2 कंट्रीज के साथ स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, इंडिया और यूएसए के साथ। बाद में यही मलाबार बाइलेटरल एक्सरसाइज जो है ये 1992 में जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बन गया, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान जो ये 2 कंट्रीज़ हैं ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके करीब करीब 25 एडिशन जो हैं अब तक हो चुके हैं, हैज़ बीन कंडक्टेड टिल डेट, विद लास्ट एडिशन कंडक्टेड इन 2 फेजेस। और जो लास्ट एडिशन था वो 2 फेज़ में हुआ, अगस्त और अक्टूबर 2021 में जो था वो इसका लास्ट फेज़ कंडक्ट किया गया था। अब बात करेंगे जॉर्ज विटेट, हु लेफ्ट ब्यूटीफुल फिंगरप्रिंट्स अक्रॉस मुंबई। तो देखिए, द रिस्टोर्ड एंड रिफर्बिश्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, या जिसको हम CSMVS भी बोलते हैं, या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी बोला जाता है, विल ओपन दिस मंथ एज द बिल्डिंग इंटर्स इज सेनेटरी ईयर। तो इस महीने जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है उसको खोला जा रहा है। अब जॉर्ज विटेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जॉर्ज विटेट का जन्म जो है वो ब्लेयर एट हॉल स्कॉटलैंड में हुआ था, और इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई पर्थ स्कॉटलैंड से की, ठीक है, एंड वर्कड इन एडिनबर्ग एंड यॉर्क बिफोर अराइविंग इन इंडिया 1904। और 1904 में इंडिया आने से पहले जो है ये एडिनबर्ग और न्यूयॉर्क में ये आर्किटेक्ट की पढ़ाई किए थे। इंडिया में देखिए ये असिस्टेंट बन गए जॉन बेक के, और ये कंसल्टिंग आर्किटेक्ट थे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, और साथ में इन्होंने दे पायनियर द इंडो सार्केनिक स्टाइल यूजिंग इट इन मेनी गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग अक्रॉस मुंबई। तो मुंबई की जो कई सरकारी जो बिल्डिंगें थी उस टाइम की, तो इन लोगों के द्वारा ही ये डिज़ाइन किया गया। अब देखिए, अबाउट ए डिकेड लेटर विटेट रोज टू बी कंसल्टिंग आर्किटेक्ट हिमसेल्फ। बाद में ये खुद एक जो विटेट रहते हैं, जॉर्ज विटेट, ये खुद एक आर्किटेक्ट जो है वो बन जाते हैं, और ये पहले प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के। अब देखिए, बिसाइड द प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को भी डिज़ाइन किया है, जो एक बहुत फाइन एग्जांपल है इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर का। और मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बहुत फेमस भी है,
तो इसका ये इंडो साकेनिक स्टाइल का ये बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इंडो साकेनिक स्टाइल होता क्या है। तो देखिए ये इंडो साकेनिक स्टाइल जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता था। 19th सेंचुरी से ही इसका प्रमोशन हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो मुगल स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं, तो इनको मिला करके एक तरह से इन दोनों के स्टाइल्स को मिला करके ये इंडो सार्किक जो स्टाइल है ये बनाया गया है। ठीक है, देखिए स्टाइल डोमिनेट करता है बाय इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स बट समटाइम्स कंबाइंड विद गोथिक एंड नियो क्लासिक एलिमेंट्स पॉपुलर इन ब्रिटेन एट दैट टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स से तो ये डोमिनेट करता ही है, लेकिन कुछ गोथिक और नियो क्लासिक एलिमेंट्स से भी ये डोमिनेट करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड करता है। मेजर फीचर्स ऑफ स्टाइल इंक्लूड डोम्स। ठीक है, डोम्स है इसमें, डोमलेट्स हैं, छतरीज या मीनार्स और ओपन पवेलियंस में हमको इस टाइप की जो इंडो साकेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इंडो साकेनिक वो सीन एज राज एफर्ट टू प्रमोट इंडियन कल्चर। ठीक है, तो जो ब्रिटिश राज था वो एक तरह से वो ये स्टाइल ये दिखाता है कि ये जो इंडियन कल्चर है वो उसको प्रमोट करने के लिए ये जो चीज़ें हम बनवाते थे सो दैट देयर कॉलोनियल सब्जेक्ट वुड व्यू इन देम फॉर मोर फेवरेबली। ठीक है, ताकि वो एक इंडिया के लोगों में एक अपना जो इमेज है वो अच्छी बना सके आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब देखिए कुछ मॉन्यूमेंट्स हम देखेंगे जो स्टाइल में बने हुए हैं। जैसे कोलकाता में हमें विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा, और मसूरू में हमें जो अम्बा विलास पैलेस है वो है। सेनेट हाउस है मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस चेन्नई में, और सेक्रेटरीट बिल्डिंग है जिसको हम सेंट्रल सेक्रेटरीट बोलते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी ये है, तो ये इसका जो डोम है ये बेस्ड है गोल गुम्बद, जैसे गोल गुम्बद का जो डोम स्ट्रक्चर है उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है। और जो मसूरन के किंग थे मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के, तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था, तो उसी के टाइप से ये इन्फ्लुएंस्ड है। अब देखिए विटेट ने टूर किया था द हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ बीजापुर विच वॉज द की टू हिज इंडो साकेनिक डिज़ाइंस। ठीक है, तो उसी डिज़ाइन से प्रभावित होकर जो है ये डिज़ाइन ये बनाते हैं। देखिए फाइनली ये बेस्ड था ताजमहल के भी, ताजमहल से भी कहा था कुछ ये इन्फ्लुएंस था। लेकिन देखिए इनके आर्किटेक्ट को जो है ये जीते भी थे इस चीज़ के लिए, वॉन द कंपटीशन ऑफ म्यूजियम डिज़ाइन। लेकिन जो इनका जो फाइनली ये डिज़ाइन जो बनाए थे वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है इनको म्यूजियम डिज़ाइन में ये अवार्ड इनको मिला था। अब देखिए अगली न्यूज़ है हमारी कि 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि 8 लाख का जो इनकम है वो रीजनेबल है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। तो देखिए सरकार की एक कमेटी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दिया गया और कहा गया कि इनकम एंड फिजिबल क्राइटेरियन फॉर डिफाइनिंग द EWS in society and the annual family income of 8 lakh is a reasonable and threshold to determine EWS। कि जो 8 लाख की जो लिमिट तय की गई है सरकार के द्वारा वो रीजनेबल है, ये कहा गया है इस गवर्नमेंट की एक कमेटी के रिपोर्ट में। अब देखिए सेंटर का आर्गूमेंट क्या है। तो देखिए द इनकम क्राइटेरिया फॉर EWS वाज मोर स्ट्रिगेंट देन दैट ऑफ द फॉर द ओबीसी क्रीमी लेयर। और ये कहा गया कि जो EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा एक तरह से बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ जो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है उससे। EWS का जो क्राइटेरिया है रिलेट्स टू द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ अप्लीकेशन। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जिस साल लागू किया गया तो उसके पहले का ही डाटा यूज़ करके ये बनाया गया है। On the other side,